तो आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सी की हिस्ट्री। ओके, तो पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? जब यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो हमें लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है सबसे पहले? ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये इंडिविजुअली हम पढ़ने वाले हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जो यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कि जो यूजर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम को बताना है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम्स हमने इसके पहले भी यूज किए हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट पास करते हैं, हमें रिटर्न में क्या मिलता है, उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होके मिलता है। तो वैसे ही हम अगर कोई भी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है जिससे हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर सके। तो इसीलिए इसको कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो एप्लीकेशंस हमें बनाने हैं वो हम यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थ्रू। तो अभी सी ही क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशंस बनाने हैं तो आपको जावा आना चाहिए या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए या डॉट नेट भी है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट सी इज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में क्या है ना, आपको बेसिक नॉलेज बहुत सारा मिलने वाला है। तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू। ठीक है, अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की है डेनिस रिची। नाम क्या है? डेनिस रिची। ओके, कब किया है? 1972 में डेवलप की है। अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इन्वेंट की है? तो बेसिकली डेनिस रिची जो है उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट करनी थी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, ओएस यानी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम हमारे टास्क कंप्लीट करते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हम ओएस पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ओएस से पहले वो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं एप्लीकेशन में। अभी एप्लीकेशंस क्या होगा ये भी मैं सिखाने वाली हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी है, सबका यूजेस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देनी है, ठीक है, अभी ये है यूजर। यूजर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है सिस्टम को, तो वो किसका यूज करेगा? एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस थ्रू कहाँ पे जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, अभी देखो यूजर को जो भी टास्क देना है वो किस पे परफॉर्म करता है? एप्लीकेशंस पे। वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करता है। तो सबसे पहले यूजर को क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशंस की जरूरत होती है, उस एप्लीकेशन के थ्रू यूजर अपने इंस्ट्रक्शन सिस्टम तक पहुंचाता है। ठीक है, बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी एप्लीकेशंस भी कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ओएस यानी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट पहले होती है विंडोज, जो हम सभी यूज करते हैं क्योंकि वो एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के मैक के लिए लगता है आईओएस है, यूनिक्स है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी अवेलेबल है, बट मेन हमारी ये तीन है। ठीक है, आइदर वी आर यूजिंग द विंडोज, आईओएस और लिनक्स। अभी आईओएस कौन यूज करता है? जिनके पास एप्पल है। तो एप्पल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगती है मैक के लिए, वो होती है आईओएस। ठीक है, तो बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज या तो फिर लिनक्स हम यूज करते हैं, यूनिक्स भी करते हैं, बट विंडोज और लिनक्स है। विंडोज जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर फ्रेंडली का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है इजीली। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेक्निकल पर्सन्स के लिए है। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म करना है तो हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? लिनक्स। अगर दूसरा कोई भी और टास्क परफॉर्म करना है, हमें विंडोज चाहिए। ठीक है, तो क्या था ना कि अगर आपको एप्लीकेशंस बनाने हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, कोई भी नया कुछ भी, मतलब जैसे कि कोई जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स मतलब क्या है? अभी जैसे कि कैलकुलेटर आपको बनाना है या एटीएम मशीन का बनाना है, आपको कोई सिस्टम मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट करना है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड है वो सपोर्ट करते हैं लिनक्स के लिए। ठीक है, अभी विंडोज में हम क्या करते हैं? लेटर टाइप कर सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में हम शीट्स बना सकते हैं, सैलरी शीट है, अटेंडेंस शीट है। तो ये क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि देखो, हमारे घर में ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सारे टेक्निकल ही पर्सन हो, तो ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, टेक्निकल पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन। बट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस ओनली अ टेक्निकल पर्सन। अभी इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ सबसे पहले। अभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन का क्या यूज होता है कि यूजर फ्रेंडली का मीनिंग होता है कि अगर नॉन टेक्निकल पर्सन भी है तो वो भी अच्छे से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें इजीली सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो? नोटपैड पे क्लिक करोगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। क्लोज करना है, क्लोज बटन पे क्लिक करो, वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। तो कोई भी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल पर्सन हो, कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसमें जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं वो भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो बहुत इजी वे में। ठीक है, अभी लिनक्स क्या क्या होता है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, यानी वो बस यूज कौन कर सकता है? टेक्निकल पर्सन। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ही है? क्योंकि इसमें क्या है ना, या तो फिर इसको हैंडल बस टेक्निकल पर्सन ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमें एडिटर भी ओपन करना है, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आपको कुछ भी लिखना हो, राइटिंग एप्लीकेशन, राइटिंग एडिटर अगर ओपन करना है, तो हमें एडिटर पे कमांड पास करनी पड़ती है। हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ता है? कमांड्स देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और वो कमांड जो है वो एक्यूरेट हुई, करेक्ट रही, तो ही वो एप्लीकेशन ओपन होता है। जैसे कि अभी विंडोज पे हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं, नोटपैड ओपन होता है, करेक्ट है। बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहां पे अगर हमें ओपन करना है एडिटर, तो पहले हमें एक कमांड पे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि राइट, या तो फिर आपको वीआई एडिटर मिलता है, इस पे आप नोटपैड ओपन कर सकते हो। तो ये दो नोटपैड प्रोवाइड होते हैं लिनक्स में, के राइट या तो फिर वीआई। तो ये आपको लिखना पड़ता है। ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तभी ही आप नोटपैड ओपन कर सकते हो,
वहां पे आपको फाइल सेव करनी है, कमांड दो, आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, कमांड चाहिए, रन करना है, कमांड चाहिए। मतलब आपको जो भी बेसिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उस फाइल रिगार्डिंग, तो आपको उसकी सारी कमांड्स याद होनी चाहिए। अगर आपको कमांड्स आती है तो ही आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल पर्सन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा तो उसको वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो भी ओपन करेगा उसके लिए पहले वो पूछेगा कि इंस्ट्रक्शन डालो, तभी वो एप्लीकेशन ओपन होगा। तो ये डिफरेंस होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो बेसिकली प्रोग्राम्स के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लिनक्स ये बेटर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट क्या होता है ना कि उसके लिए थोड़ा आपका रैम भी अच्छा चाहिए लैपटॉप का या पीसी का, क्योंकि उसको स्टोरेज ज्यादा लगता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हमारे घर में जितने भी और बंदे होते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, तो वो भी वो चीज अच्छे से हैंडल कर सके, वो भी उस लैपटॉप का या सिस्टम का यूज हो, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम हमारे पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, विंडोज। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया है। विंडोज यूजर फ्रेंडली है, इसमें कहीं पे भी हमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हमें कोई भी एडिटर ओपन करना है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कमांड याद होगी तभी वो एप्लीकेशन ओपन हो सकता है। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट ओपन एनी एडिटर, ओके। सो ये थोड़ा ड्रॉबैक होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट अगर आपको स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के लिए ही चाहिए तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, क्योंकि तभी आपको सारी जो कमांड्स है उसके बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम हमारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, और वही एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं कि जो इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे मोबाइल में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होती है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो उसमें जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट होते हैं वही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे iOS में हमें कोई भी इंस्टॉल नहीं करना आता है, उनके एक स्पेसिफिक अलग से एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, वही एप्लीकेशन बस उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे, जहां पे होगा एप्लीकेशंस। अभी एप्लीकेशंस क्या होगी, तो एप्लीकेशंस पे हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें ड्राइंग निकालनी है, तो ड्राइंग हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं क्या, नहीं, उसके भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि पेंट अगर हमारे सिस्टम में होगा तो हम ड्राइंग कर सकते हैं, करेक्ट है। अगर मुझे लेटर लिखना है तो लेटर के लिए एक तो हम यूज करेंगे कौन सा एप्लीकेशन, नोटपैड यूज कर सकते हैं, या तो फिर वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन का यूज क्या है, डॉक्यूमेंट राइटिंग के पर्पज से है। अभी डॉक्यूमेंट राइटिंग यानी हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन अगर हमें चाहिए, रेज्यूम बनाना है, तो ऐसे अगर ये जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट राइटिंग। तो डॉक्यूमेंट राइटिंग किस में आता है, नोटपैड या वर्ड पे आता है, एक्सेल होता है। अगर आपको सैलरी शीट्स बनानी है, कोई भी शीट्स बनानी है, अभी शीट्स यानी क्या होता है कि जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो कौन कौन सी होती है, अगर आपको अटेंडेंस शीट बनानी है, या कोई भी फॉर्मूले चाहिए जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं, आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करना है, तो उसके लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस, ठीक है। वैसे ही अगर आपको प्रोग्राम्स परफॉर्म करने हैं, आपको कोडिंग परफॉर्म करनी है, तो कोडिंग के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि सी का कोड अगर आपको करना है,
ठीक है, तो आपको चाहिए टर्बो सी वाला एप्लीकेशन, या तो आपके सिस्टम में होना चाहिए डेव सी प्लस प्लस। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, कोड ब्लॉक है, वीएल्स कोड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आपको किस टाइम पे लगने वाले हैं, अगर आपको कोडिंग करना है। कोडिंग यानी आपको परफॉर्म करना है कोई भी टास्क, या फिर आपको देनी है कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम के लिए, तो आप कैसे कर सकते हो वो। अगर आपको कोडिंग पार्ट परफॉर्म करना है तो आपको कौन सा एप्लीकेशंस की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिखा है टर्बोसी, डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक, वीएल्स कोड। तो ये एप्लीकेशंस की जरूरत होती है। तो ये एप्लीकेशंस होते हैं जो हम इंस्टॉल करके लेते हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगेन एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त हमें वो देखना चाहिए कि वो विंडोज के लिए है, मैक के लिए है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो जो एप्लीकेशन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए हैं वही बस हमें डाउनलोड करने हैं। तो फिलहाल हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फिर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आपको कोडिंग करना है तो कोडिंग के लिए एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी है, ठीक है। अगर सही से नहीं दिख रही है तो हम वापस से लिख सकते हैं। देखो, कोडिंग एप्लीकेशंस के लिए हमें यूज करना है टर्बो सी, या टर्बो सी प्लस प्लस भी आता है। सेकेंड है कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस, वीएल्स कोड। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें से अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में होगा तभी आप कोडिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं समझ में आया है। जो भी टास्क हमें करना है तो उस टास्क के लिए हमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन सिस्टम में अवेलेबल है तो ही हम वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये सारे एप्लीकेशंस नहीं है तो उसे हम इंस्टॉल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका इंस्टॉलेशन भी बाद में हम देखने वाले हैं। बट इतना यार समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, डिपेंड ऑन दी विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। Okay, so these are the applications list. Okay, then we move on to the next. Okay, अगर हमें प्रीवियस वाला देखना है तो हम देख रहे थे सी की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हम चले गए थे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, एप्लीकेशंस देखे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम वापस से देखने वाले हैं हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, करेक्ट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अभी हम ऐड करेंगे फोर्थ वाला, ठीक है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी टाइप्स आते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हमें एक दूसरे से बात करने के लिए कोई तो लैंग्वेज आनी जरूरी होती है, तभी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप लोगों को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको सिस्टम को समझने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। प्रोग्राम्स क्या होता है ये मैंने बताया है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो सिस्टम को, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम उसमें एक इनपुट देते हैं, रिटर्न में वो हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। तो इसे कहते हैं प्रोग्राम्स। लैंग्वेज क्या है कि वो बनाने के लिए हमें सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसे कहते हैं लैंग्वेजेस। कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाने वाले को क्या कहेंगे हम, लैंग्वेज। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड टाइप है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन हम देखेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें भी बहुत सारे हैं बट अभी नेसेसरी हमारे लिए तीन है, तो इस तीन पे ही हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पीओपी यानी मैंने बोला प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखो अभी कौन से लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड आती है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, या तो फिर उसका एक हर एक का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, तभी हम वो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो देखो जो भी लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है, तो उनका मेन पर्पस होता है कि इन लैंग्वेजेस का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से होता है, टॉप टू बॉटम से होता है। ठीक है, तो ये इनकी सबसे पहला एक रूल्स होता है। ठीक है, कि ये लैंग्वेजेस फॉलो किसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए टॉप टू बॉटम। अभी एग्जीक्यूशन क्या होता है कि जैसे मैं एक लेटर टाइप कर रही हूँ, तो लेटर में हम स्टार्टिंग में हमारा मेन तो कुछ पार्ट नहीं लिखते हैं, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती है। पहले हम लिखते हैं एड्रेस, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर हमें वो किसको देना है, फिर हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं जो भी हमें एप्लीकेशन लिखना है उसके बारे में। तो ये एक लेटर टाइप का एक सिस्टमेटिक वे है। तो वैसे ही जब भी हम कोई भी कोड करते हैं तो कोडिंग का भी एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो इसमें क्या है कि जो लिखने वाला है, जहां से हमारा कोड स्टार्ट होगा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन पॉइंट। तो वो एग्जीक्यूशन पॉइंट इस लैंग्वेज में कहाँ होता है, टॉप में होता है। तो जो जो लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती है, उनका एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या होगा, टॉप टू बॉटम या तो टॉप टू डाउन। सेकेंड थिंग, इन लैंग्वेजेस में अपडेशन नहीं होता है, नो अपडेशंस अलाउड। ठीक है, नो अपडेशंस अलाउड। अभी अपडेशंस क्या होगा बेसिकली, तो अपडेशंस यानी नए फीचर कुछ भी इस लैंग्वेज में ऐड नहीं होंगे, इसे कहते हैं अपडेशंस। ओके, और थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस लैंग्वेजेस में जो भी प्रोग्राम्स को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, स्मॉल पार्ट्स में जो भी डेटा हम डिवाइड करेंगे उसे कहा जाता है फंक्शंस। ठीक है, यह फंक्शंस को फॉलो करती है, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है, इसका एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो ये इस लैंग्वेजेस की कुछ खासियत है कि ये लैंग्वेजेस में जो भी लैंग्वेजेस आती है वो किसको फॉलो करता है, तो उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है टॉप टू बॉटम। सेकेंड, इस लैंग्वेजेस में कोई भी अपडेशंस नहीं, यानी नो कीवर्ड्स एडेड, नो प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऐड। ठीक है, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल वर्ड एप्लीकेशंस बहुत कम होते हैं। देन जो भी कोड हम इसमें करते हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं फंक्शंस। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। नेक्स्ट है उप्स लैंग्वेज। अभी उप्स लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन पॉइंट अलग होता है। एग्जीक्यूशन पॉइंट इसका क्या होता है, बॉटम टू टॉप, यानी जहां से कोड हमें स्टार्ट करना है वो एग्जीक्यूशन पॉइंट कहाँ पे होता है, कोडिंग के एंड में। और स्टार्ट में होगा, जो भी पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना है वो स्टार्टिंग में लिखना है, और जो भी एंडिंग वाला पार्ट होगा वहां पे होगा आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, पीओपी में एग्जीक्यूशन पॉइंट टॉप होता है, उप्स में एग्जीक्यूशन पॉइंट बॉटम होता है। इसमें जो भी डेटा या जो भी कोड है, ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
तो इसमें कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे किया जाता है? ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ हमें हर एक क्लास के लिए या जो भी डिक्लेरेशन है वेरिएबल के लिए, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? उस चीज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये पूरा फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है। थर्ड है रियल वर्ड एग्जाम्पल्स। इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि ये रियल वर्ड एग्जाम्पल पे ही काम करता है, इसीलिए इसमें अपडेशंस होती रहते हैं। यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेजेस आती है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी ये लैंग्वेजेस हो चुकी है या हमें इसका नॉलेज है, क्योंकि इसमें रोज नई चीजें ऐड होती है, रोज नई कीवर्ड्स आ सकते हैं, कोई भी नया फीचर इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसमें अपडेशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंसेस है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन दोनों में से सबसे इजी होती है, क्योंकि इसका मेन पॉइंट होता है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड यानी क्या होता है कि जो भी कोड हमें लिखना है ना, उसका वे बहुत इजी होता है, नो कॉम्प्लिकेशंस आर अलाउड। देन ये जो लैंग्वेजेस है ये पूरी इंटरप्रिटेड बेस होती है, यानी इसका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। इसके लिए आपको किसी भी कमांड की ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉन टेक्निकल पर्सन भी अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का कोड देखते हैं तो भी उनको समझ में आता है। वो लैंग्वेजेस टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ लैंग्वेजेस के लिए यूज की जाती है, या बोथ पर्सन कैन यूजेस दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो पीओपी और ओओपी को, तो स्क्रिप्टिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ओके, देन मैंने बोला ये इंटरप्रिटेड बेस है। अभी इंटरप्रिटेड क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। ये जो लैंग्वेजेस है इसको हमें कंपाइल करने की जरूरत भी नहीं होती है। वो क्या होता है आगे हम देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में कौन कौन से टाइप देखे हमने? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी पीओपी में कौन सी लैंग्वेज आती है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो किसको करती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, वैसे एक डेटाबेस आता है, डेटाबेस भी पीओपी को ही फॉलो करता है। उप्स में हम सीखने वाले हैं। उप्स में आता है सी प्लस प्लस आता है, जावा आती है, डॉट नेट आता है, पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग में भी आता है, उप्स में भी आता है। उसमें उप्स के भी कंसेप्ट है, पीओपी के भी कंसेप्ट है, स्क्रिप्टिंग के भी फंक्शंस है। स्क्रिप्टिंग में आती है और एक लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे पीएचपी आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी और डेटाबेस किसको फॉलो करते हैं? पीओपी लैंग्वेजेस को। सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, उप्स लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे हैं जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम थोड़ा फर्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। अभी एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे मैं वापस से लिख रही हूँ हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा कि सी किन्होंने इन्वेंट की है। ठीक है, फाउंडर बोल सकते हैं हम जिसे, कि फाउंडर ऑफ सी, जिनका नाम है डेनिस रिची। ठीक है, ओके। इन्वेंट कब की है? 1972 में। कहाँ पे की है? तो AT&T बेल लैब जो है वहां पे उन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। अभी सी लैंग्वेज को बेसिकली इन्वेंट करने का रीजन क्या था?
ठीक है। डेनिस रिचर जो है उनको एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी थी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअली उनको बनानी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए उनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी। सी के पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बी थी, और एक बीसीपीएल करके है, बीसीपीएल बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, और एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये दोनों लैंग्वेजेस में वो सारी प्रीडिफाइंड फंक्शंस नहीं थे जो कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस लगते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस लगते हैं, कीवर्ड्स लगते हैं, वो सारे इन दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बनाएंगे, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने फिर स्टार्ट किया सी को इन्वेंट करने का काम। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली ये बी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बीसीपीएल है, एक अल्गोल करके भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अल्गोल है, कोबाल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उन सब का कंबाइन करके सी डेवलप की गई है। और सी बेसिकली किस टाइप में आती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो समझ में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए इन्वेंट की गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है तो आपको सी का नॉलेज मस्ट है। तो ये था एकदम बेसिक हिस्ट्री ऑफ सी। सी क्यों बनाई गई है? तो सी बनाई गई है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी जो बनाने के लिए डेनिस रिची ने एक नई लैंग्वेज को इन्वेंट किया जिसका नाम था सी। सी क्यों दिया? क्योंकि वो बी प्रोग्रामिंग के बाद आई थी, इसीलिए उनको नाम दिया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली किस टाइप में आती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, ठीक है। अभी हम वन बाय वन सी के एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा इसका कि सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस यानी क्या होता है कि एक प्रॉपर बेसिक लैंग्वेज है जिसमें सारे कोड्स अवेलेबल है, सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है, समझने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है इसमें, तो उसे कहा जाता है जनरल पर्पस। यानी ये क्यों बनाई गई है? अगर आपका कोई भी बेसिक एप्लीकेशन बनाना है तो वो आप बना सकते हो सी से, तो इसीलिए उसको कहा जाता है जनरल पर्पस। सी इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो उसमें एक टाइप देखा था हमने पीओपी, और सी किसको फॉलो करता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए कहा जाता है कि सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वेल एज सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। थर्ड सी का फीचर होता है कि सी इज अ मिडिल, और इसे आप कह सकते हो कि मिड लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी मिडिल लेवल यानी क्या होता है? बेसिकली मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं कि इट इज इंटरमीडिएट गैप बिटवीन दी
हायर लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज। अभी अगेन लैंग्वेजेस के सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आती है हायर लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अभी हायर लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? इंग्लिश। ठीक है, लोअर में आता है सिस्टम को समझने वाले लैंग्वेजेस, जिसे हम कह सकते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो मशीन को समझ में आती है उस लैंग्वेज के टाइप को हम कहेंगे लोअर लेवल। जो यूजर को समझ में आती है उसे कहते हैं इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली देखो, जब भी हमें एप्लीकेशन करना है तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। ठीक है, तो यूजर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? इंग्लिश। तो यूजर को जो भी कोड लिखना है या जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देनी है वो किस लैंग्वेज थ्रू दे सकता है? इंग्लिश। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो इंग्लिश इज हायर लेवल लैंग्वेज जो यूजर के लिए होती है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो लोअर लैंग्वेजेस में आती है। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है वो बताती हूँ। बाइनरी आती है, बाइट कोड आती है, और असेंबली लैंग्वेज भी आती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट गैप में कौन आता है? सी आता है, सी प्लस प्लस भी आता है, जावा आता है, डॉट नेट आता है। तो ऑलमोस्ट ऑल आर दी लैंग्वेजेस आर suited इन अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्योंकि क्या है ना कि को इंग्लिश में हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो कन्वर्ट करने वाला है मिडिल वाला पार्ट, और बाद में आएगा फिर मशीन वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि यूजर इंस्ट्रक्शन देगा तो वो मशीन को भी तो समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे तीन टाइप के लैंग्वेजेस है जिसको हम आगे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो हायर यानी इंग्लिश होता है। सी को मिडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हायर लेवल और लोअर लेवल दोनों भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि यूजर कोड लिखता है इंग्लिश में, बट जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन को देने वाली हो तो वो कोड कन्वर्जन भी होता है। तो सी जो है, ये जो बीच में मैंने जो लैंग्वेजेस लिखे हैं मिडिल में, ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है हायर लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लोअर लेवल लैंग्वेजेस को। ठीक है, इसीलिए सी को क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, फोर्थ पॉइंट इज सी इज और सी हैविंग, just a minute, C having a rich library। अभी रिच लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोड कर रहे हैं तो कोड करने के लिए हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस लगते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स लगते हैं, हेडर फाइल्स लगती है। तो वो सारी किस में प्रोवाइड होती है? रिच लाइब्रेरीज में होती है। तो सी हैविंग अ रिच लाइब्रेरी। ठीक है, रिच लाइब्रेरी सी के पास होती है। रिच लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है कि कोड परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी फंक्शंस लगते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो भी कीवर्ड्स लगती है, जो भी हेडर फाइल्स लगती है, वो किस में प्रोवाइड होती है? इस लाइब्रेरी में प्रोवाइड होती है। तो सी की वो लाइब्रेरी कैसी होती है? रिच होती है। तो इसीलिए सी provides the rich library to perform any code। C is a flow form प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी फ्लो फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि जो भी सी का कोड हम लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है लिखने का, एक सिस्टमेटिक वे होता है।
अभी सिस्टमेटिक वे मतलब क्या होगा कि, ठीक है, जैसा कि ये अभी ब्लॉक है, यहाँ पे मैं इसका और एक फीचर लिख के रखती हूँ, फिर एक्सप्लेन दोनों करती हूँ। C is a block structural programming language. Block structural programming language. ब्लॉक यानी सी का जो भी कोड है हम इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लॉक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन सबसे पहले अभी सी का कोड लिखने का जो अभी मैंने बोला कि एक तरीका है, करेक्ट है, वे ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले सी में हमें लिखने पड़ते हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम पहले हमें करना पड़ेगा। तो जो भी वेरिएबल दिए उसको हमें रीड करना पड़ता है, यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं टास्क, देन वी कैन डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है इसीलिए सी को कहा जाता है कि फ्लो फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये स्टेप ऊपर नीचे हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लो फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी सी का कोड हमें लिखना है तो हमें एक चीज याद रखनी होती है कि सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि हमें कोडिंग में यूज करने पड़ते हैं स्मॉल लेटर्स। ओके, जो भी सी के अंदर ये जो अभी यहाँ पे लिखा हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन, टास्क परफॉर्म करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो ये जो सारी चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या यूज करना है, कौन से लेटर्स में कोड लिखना है, स्मॉल लेटर्स में हमें वो कोड परफॉर्म करना पड़ता है। देन सी इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होने वाला है कि जो भी सी में हम कोड लिखते हैं सबसे पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। अभी कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, ठीक है, व्हाट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर। अभी कंपाइलर क्या करने वाला है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर दे रहा है वो किस लैंग्वेज में होती है, हायर लैंग्वेज में, तो हायर लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लोअर लैंग्वेज में, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो ये काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, हायर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ इंटरप्रेटर। सो इंटरप्रेटर का जॉब होगा कि इट विल एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कैसे करने वाला है, लाइन बाय लाइन, यानी हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर्स होगी, जो भी एग्जीक्यूशन रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होगी, सक्सेसफुल है या कुछ एरर्स है, तो वो फाइंड आउट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, दिस इज द इंटरप्रेटर। ठीक है, सी also supports डायनामिक अलोकेशन। अभी डायनामिक अलोकेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी मेमोरी हम क्रिएट करते हैं तो वो फ्री भी किया जाता है यूजिंग डायनामिक मेमोरी अलोकेशन से। ठीक है, अभी ये जो अलोकेशन वाला पार्ट है ये अलग से हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि अलोकेशंस क्या होते हैं, अलोकेशंस के टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली सी सपोर्ट करता है डायनामिक अलोकेशन को भी। डायनामिक अलोकेशन एक मतलब अलोकेशन के दो टाइप आते हैं, एक होता है स्टैटिक अलोकेशन, दूसरा होता है डायनामिक अलोकेशन।
तो स्टैटिक अलोकेशन से बेटर होता है डायनामिक अलोकेशन। इसीलिए ये सी का एक फीचर है कि सी सपोर्ट किस अलोकेशन को करता है, डायनामिक अलोकेशन को। डायनामिक अलोकेशन से क्या होता है, जो भी मेमोरी आप यूज कर रहे हैं वो फ्री करने का काम भी डायनामिक अलोकेशन में होता है। इसीलिए डायनामिक अलोकेशन एक बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो भी लैंग्वेजेस डायनामिक को सपोर्ट करते हैं तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है। आप कहीं पे भी जाओ, सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सिखानी पड़ती है या सीखते हैं आप लोग। उसका रीजन ये होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे सी लैंग्वेजेस में ही स्टोर होते हैं, तो वो भी इजीली समझ में आए। जो भी वे ऑफ राइटिंग होता है कोड का वो भी इजी वे में होता है। इसीलिए सी का कोड समझने के लिए या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली हैंडल की जाती है, इसीलिए वो फटाफट समझ में भी आती है, इसलिए इसे कहा जाता है इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये हमने अभी तक बहुत सारे एडवांटेज देखे हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हम देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतने इनफ हो गए हैं। तो ये जो अभी हमने देखे थे इस पेज पे वो सारे सी के एडवांटेजेस ही है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, बट इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके लिए इतने आप जो अभी भी हमने ये एडवांटेजेस देखे ये इनफ है।